हेलो एवरीवन। इंडियन पॉलिटी में आज जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, पार्ट नंबर 8 जिसके अंदर हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ देख रहे हैं, पार्ट नंबर 7 जिसमें हमने सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पढ़ ली हैं। एम लक्ष्मीकांत की बुक है इंडियन पॉलिटी। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो आज का चैप्टर जो है हमारा ये थर्ड वाला, ठीक है। इससे पहले दो चैप्टर हमने नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ के देख लिए हैं। तो आज हम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ह्यूमन राइट कमीशन हमारा फर्स्ट टॉपिक है इसके अंदर। तो इसमें ये क्या है, सबसे पहली बात कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, क्योंकि ये हम जो अभी पढ़ रहे हैं वो सारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, ठीक है। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1993 के अंदर अंडर द लेजिस्लेशन एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। और उसका नाम उस टाइम पे रखा गया था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 का, जिसको 2006 के अंदर अमेंड किया गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको बनाया कब गया था, ये तो याद रखना ही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि इसको अमेंड कब किया गया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ये जो कमीशन है ना, ये कैसे काम करता है, एज अ वॉच डॉग ऑफ द ह्यूमन राइट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। द राइट्स, अब राइट्स कौन कौन से किससे रिलेटेड है, लाइफ से रिलेटेड, ठीक है, लिबर्टी से रिलेटेड, इक्वालिटी, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, जो कि गारंटीड किए जाते हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एम्बॉडीड इन द इंटरनेशनल कन्वेंट्स एंड एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट्स ऑफ लॉ इन इंडिया, ठीक है। तो ये सभी जो राइट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन भी गारंटी देता है, उस वो सभी राइट्स के लिए ये कमीशन काम करता है। अब इसके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। 3 है। पहला कि स्ट्रेंथन करना है इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट थ्रू द ह्यूमन राइट इशू कुड बी एड्रेस इन देयर एंटायरली इन अ मोर फोकस्ड मैनर, मतलब स्ट्रेंथ करनी है सभी जो अरेंजमेंट किए जाते हैं ह्यूमन राइट्स के लिए, वो पहली चीज़। टू स्ट्रेंथन द प्लान्स आप बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा कि सेकेंड वन ये है टू लुक ऑल द एलिगेशंस ऑफ द एक्सेसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ द गवर्नमेंट इन मैनर वुड अंडरलाइन द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स के लिए जितने भी एलिगेशंस लगाए गए हैं अगर अपोजिट पार्टी ने, तो उसको सारा लुक आफ्टर करना एंड अकॉर्डिंगली वर्क करना जो है इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव है। तीसरा टू कॉम्प्लीमेंट एंड स्ट्रेंथन द एफर्ट्स दैट हैड बी मेड इन द कमीशन इन द राइट डायरेक्शन। कोई भी इन्होंने मान लीजिए प्लान बनाया, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है सही डायरेक्शन, इन राइट डायरेक्शन, ठीक है। तो वो आपका हो जाता है, किसके अंदर आ जाता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं कंपोजिशन ऑफ द कमीशन, सेकंड पॉइंट जो है हमारा। तो ये एक जो है वो मल्टी मेंबर बॉडी है, ठीक है, जिसके अंदर एक तो चेयरमैन होता है प्लस 4 मेंबर्स होते हैं। तो और ये जो चेयरमैन होता है ये कौन होता है, रिटायर्ड सीजीआई, ठीक है। और मेंबर्स के अंदर कौन होना चाहिए, ये जो 4 मेंबर्स हैं, मतलब अगर टोटल देखा जाए तो 5 हो गए, एक चेयरमैन और 4 मेंबर। और चेयरमैन कौन होता है, रिटायर्ड सीजीआई। और 4 मेंबर्स के अंदर कौन कौन हो सकते हैं, जो कि सर्विंग हो या फिर रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और सर्विंग और रिटायर्ड सीजे ऑफ हाई कोर्ट का भी हो सकता है। और एंड 2 पर्सन हैविंग नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विद द ह्यूमन राइट। अगर ह्यूमन राइट के का किसमें एक्सपीरियंस है किसी व्यक्तियों का, वैसे 2 मेंबर्स हमने लेने हैं इसके अंदर। इसके अलावा इन एडिशन में फुल टाइम मेंबर्स जो है वो भी रख सकते हैं। द कमीशन एज द 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। अब ये कौन होते हैं, चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, नेशनल कमीशन फॉर एससीज, नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स। तो इनमें से होते हैं फुल टाइम मेंबर्स जो कि एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। तो इन चारों जो कमीशंस के चेयरमैन भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो इनके चेयरमैन लेने हैं, ठीक है, एक्स ऑफिशियल मेंबर्स में आते हैं वो। अब हम देख लेते हैं इनको अपॉइंट कौन करता है। तो इनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, ठीक है, और 6 मेंबर की रिकमेंडेशंस के साथ। और वो 6 मेंबर कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि हेड होता है। उसके बाद स्पीकर ऑफ लोकसभा, उसका डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है, डिप्टी चेयरमैन
ऑफ राज्यसभा, उसके बाद लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ठीक है, कौन से हाउसेज में से, बोथ हाउसेज में से ऑफ द पार्लियामेंट, एंड सेंट्रल होम मिनिस्टर, ठीक है। उसके बाद सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और सिटिंग सीजे ऑफ हाई कोर्ट भी कैन बी अपॉइंटेड ओनली आफ्टर द कंसल्टेशन विद द CJI ऑफ, मतलब इंडिया का जो CJI होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट उसको भी अपॉइंट कर सकता है, या फिर सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट उसको भी अपॉइंट किया जा सकता है। किसके साथ कंसल्ट करके, मतलब प्रेसिडेंट कंसल्ट करेगा किसके साथ, CJI के साथ, ठीक है। उसके बाद चेयरमैन एंड मेंबर्स जो हैं वो कितनी टर्म के लिए जो है वो ये होल्ड करके रखते हैं पोजीशन को, तो 5 ईयर्स और 70 ईयर्स, ठीक है, विच एवर इज़ द अर्लियर, जो भी पहले होगा। थोड़ी आवाज़ आपको डिस्टर्ब कर रही होगी, थोड़े टाइम के लिए ही करेगी ये, ठीक है। अच्छा, आई थिंक आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आफ्टर देयर टेन्योर द चेयरमैन एंड मेंबर आर नॉट एलिजिबल फॉर द फर्दर एम्प्लॉयमेंट। एक बार इस कमीशन में इस पोजीशन पे आ गए तो फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए सेंटर एंड स्टेट, मतलब सेंटर स्टेट किसी में भी आप दोबारा एलिजिबल नहीं है लगने की, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट इनको रिमूव भी कर सकता है, क्या कंडीशंस पे, पहला इंसॉल्वेंट हो जाए, बैंकरप्ट आप बोल सकते हैं, दूसरा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वही जो हमने पहले प्रीवियस वीडियोस में भी देख रखा है, ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, देन उसको लगे कि अनफिट है, ठीक है, माइंड और बॉडी किसी से भी, तो वो अनफिट अगर लगे तो भी इसको रिमूव किया जा सकता है। उसके बाद अनसाउंड माइंड, ठीक है, अगर प्रेसिडेंट को लगे कि अनसाउंड माइंड है किसी का एंड सो डिक्लेयर्ड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, तो उसको भी हटाया जा सकता है। और अगर इफ़ कन्विक्टेड एंड सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर एन ऑफेंस, तो भी इनको रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा प्रेसिडेंट इनको रिमूव कर सकता है किस बेसिस पे, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। हाउएवर इन दीज केसेस, मतलब ये जो मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी का जो केस होगा, उस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास ये चली जाएगी इंक्वायरी, एंड सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंक्वायरी करेगा, एंड अगर रिमूवल की बात आई तो प्रेसिडेंट कैन रिमूव। यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, प्रेसिडेंट यहाँ पे बाइंडिंग नहीं है, मतलब कैन आ गया, वो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, ये प्रेसिडेंट के ऊपर है फिर, ठीक है। जब हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज देखी थी ना, उसके अंदर प्रेसिडेंट को रिमूव करना पड़ता था, वहाँ पे बाइंडिंग था, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है प्रेसिडेंट कैन रिमूव, कैन आ गया मतलब रिमूव कर भी सकता है एंड नहीं भी कर सकता, ठीक है। उसके बाद सैलरीज, अलाउंसेस एंड कंडीशंस जो होती हैं चेयरमैन की या फिर अदर मेंबर्स की, वो कौन डिसाइड करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। इनके अलाउंसेस, सैलरी वगैरह सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, एंड अगर उनकी अपॉइंटमेंट हो गई है तो उनको कोई भी डिसएडवांटेज उसके बाद नहीं देना है। ऑल द अबव प्रोविजंस जो भी मैंने आपको बताए हैं, वो ये चीज़ मेंटेन करके रखे कि ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी से काम होना चाहिए कमीशन के अंदर, ठीक है। तो ये सारा आपके पास जो सेकंड पॉइंट हमने देखा कंपोजिशन ऑफ द कमीशन, उसमें आ जाता है। रिपीट करने की ज़रूरत इसलिए मुझे नहीं लगती है क्योंकि जो चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताई हैं बिल्कुल सेम वैसे ही हैं, बस यहाँ पे मेंबर्स वगैरह डिफरेंट हो जाते हैं कि कितने मेंबर्स होने चाहिए। तो रिवाइंड करके भी आप देख सकते हैं अगर आपको कुछ यहाँ पे नहीं समझ में आता। तो अब आगे चलते हैं, फंक्शंस ऑफ द कमीशन को देख लेते हैं। सॉरी, तो यहाँ पे फंक्शंस की बात कर लेते हैं। पहली बात, ये जो है इंक्वायर करता है कोई वायलेशन तो नहीं हो रहा ह्यूमन राइट्स का, कोई निग्लिजेंस तो नहीं हो रही किसी के राइट्स को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। और जो भी सुओ मोटो लिए जाते हैं, ठीक है, और पिटिशंस प्रेजेंट की जाती हैं और ऑन द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, तो उसमें कोई वायलेशन तो नहीं हो रहा, वो चेक करते हैं ये। दूसरा, इंटरवीन करते हैं इन एनी प्रोसीडिंग इन्वॉल्विंग ऑल द एलिगेशंस ऑफ वायलेशन ह्यूमन राइट्स पेंडिंग बिफोर अ कोर्ट। कोई भी अगर प्रोसीडिंग है वो पेंडिंग पड़ी है, ठीक है, जो कि ह्यूमन राइट से रिलेटेड है, तो उसको चेकआउट करते हैं, ठीक है, उसको इंटरवीन कर सकते हैं ये। तीसरा, ये विजिट कर सकते हैं जेल्स को, ठीक है, एंड डिटेंशन प्लेसेस को, कि वहाँ पे जो लिविंग कंडीशंस है वो सही, मतलब जो
जेल में जाते हैं उनको सही ढंग से वहाँ पे रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा। तो ये ऐसा माना भी जाता है कि जो इंडिया की कोर्ट्स है वहाँ पे कंडीशंस जो है वो सही नहीं है, इनह्यूमन है। लेकिन आजकल काफ़ी सुधार हो चुका है इन चीज़ों के अंदर। लेकिन फिर भी ये जो कमीशन वाले ये विजिट करके देख सकते हैं कि सही ढंग से रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा। ठीक है। उसके बाद टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लीगल सेफगार्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट एंड रिकमेंड कर सकते हैं मेजर अगर कुछ इम्प्लीमेंटेशन करनी है उसके बारे में। ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड्स के बारे में बात की गई है ह्यूमन राइट्स से जो रिलेटेड होते हैं। उसके बाद ये रिव्यू कर सकते हैं कोई भी फैक्टर इंक्लूडिंग द एक्ट ऑफ टेररिज्म दैट इनहिबिट द एंजॉयमेंट ऑफ द ह्यूमन राइट एंड रिकमेंड द रेमेडी मेजर्स। यहाँ पे आपकी बात हो गई एक्ट्स ऑफ टेररिज्म की। ठीक है। उसके अंदर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ना हो। ठीक है। और उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं वो चीज़। ठीक है। 6th में ये स्टडी कर सकते हैं ट्रीटीज या फिर इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट आप बोल सकते हैं जो कि ह्यूमन राइट के ऊपर काम करते हैं एंड उनकी अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंटेशन हो रही है पॉलिसीज़ की या नहीं वो ये चेकआउट करते हैं। उसके बाद ये प्रमोट करते हैं रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स। उसके बाद 8 पॉइंट में आपके पास आ जाता है ये स्प्रेड करते हैं ह्यूमन राइट लिटरेसी ताकि अवेयरनेस फैल सके और लोग जो है वो जागरूक हो सके अपने राइट्स को लेके। उसके बाद आपके पास 9 पॉइंट में ये आ जाएगा कि ये अरेंज करते हैं टू अरेंज द एफर्ट्स ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि NGO आप बोल सकते हैं जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं। उसके बाद 10 पॉइंट आपके पास ये आ जाता है कि ये सभी फंक्शंस को अंडरस्टैंड करते हैं और जो भी नेसेसरी स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हम प्रमोट कर सके ह्यूमन राइट्स को वो ये लेते हैं, ये कमीशन वो स्टेप्स लेता है। अब हम बात कर लेते हैं वर्किंग की। आई थिंक ये 10 के 10 जो फंक्शंस हैं इनके आपको समझ में आ गए होंगे। उसके बाद अब हम चलते हैं वर्किंग पर। तो ये जो वर्किंग है इसका जो कमीशन है उसका हेडक्वार्टर आपको दिल्ली में मिलेगा। ठीक है। और इन्होंने और भी ऑफिसेज जो है अदर प्लेसेस पे भी एस्टेब्लिश किए होते हैं इंडिया के अंदर। ये इसलिए होते हैं कि ये रेगुलेट कर सके अपने प्रोसीजर को। ठीक है। जो भी ये प्लानिंग वगैरह करते हैं कि कैसे हमें ह्यूमन राइट्स का सेफगार्ड करना है उसके लिए। उसके बाद इसके पास जो पावर होती है ना वो सिविल कोर्ट्स की होती है। पावर ऑफ सिविल कोर्ट्स एंड इट्स प्रोसीडिंग हैव जुडिशियल करेक्टर। ठीक है। और इट मे कॉल फॉर इंफॉर्मेशन और अ रिपोर्ट फ्रॉम द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एंड एनी अदर अथॉरिटी सबऑर्डिनेट देयर टू। उसका ये जो कमीशन है इसका एक अपना मतलब स्टाफ होता है, इन्वेस्टिगेशन स्टाफ आप बोल सकते हैं इसको। तो इन्वेस्टिगेशन स्टाफ भी होता है इनके पास जो कि सारी कंप्लेंट्स को देखता है जो कि ह्यूमन राइट्स के वायलेशन कर रही होती हैं। ठीक है। और ये एम्पावर करता है इनको कि कैसे ये एम्पावर करता है कि ये इन्वेस्टिगेट कर सके इस चीज़ को। ठीक है। इट हैज़ ऑल्सो एस्टेब्लिश इफेक्टिव कॉपरेशन विद द एनजीओज के साथ मिलके भी ये कॉपरेट करते हैं ताकि ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस को रोका जा सके। उसके बाद कमीशन के पास ये नहीं पावर कि वो 1 साल से बाहर जाके अगर कोई केस है वो एक्सपायर हो चुका है 1 साल के बाद उसको वो कमीशन जो है इंक्वायर नहीं कर सकती है। ये इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखने वाली चीज़ है। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं इट कैन लुक इनटू द मैटर विद इन 1 ईयर ऑफ इट्स अकरेंस। अगर कोई वायलेशन हुई है ह्यूमन राइट की 1 ईयर के अंदर अंदर उसको सॉल्व करना ज़रूरी है। उसके बाद कमीशन जो है वो कुछ स्टेप लेता है वो देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा रब कर देती हूँ, वर्किंग में ही आ जाएगा वैसे इसके। पहला ये इट मे रिकमेंड टू कंसर्न गवर्नमेंट और अथॉरिटी टू मेक पेमेंट ऑफ द कंपनसेशन और डैमेजेस टू द विक्टिम। तो ये रिकमेंड करेगा कि जो विक्टिम है ना उसको कंपनसेशन दो। ठीक है। या फिर उसका जो भी डैमेज हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए ये रिकमेंड करेगा। ठीक है। अभी हम इसके लिमिटेशन में ये देखेंगे कि ये खुद से नहीं दे सकता। ठीक है। ये सिर्फ रिकमेंड कर सकता है गवर्नमेंट को कि आप उसे कंपनसेशन पे कीजिए। और उसके बाद सेकंड है कि जो इनिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं प्रोसिक्यूशन में जो भी
टाइम होता है, तो ये रिकमेंड करेगा टू द कंसर्न गवर्नमेंट और अथॉरिटी द इनिशिएशन ऑफ द प्रोसीडिंग फॉर द प्रोसिक्यूशन और एनी अदर एक्शन टेकन अगेंस्ट द गिल्टी पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, कि मतलब गवर्नमेंट को ये हेल्प करेगा कि रिकमेंड करेगा, हेल्प करेगा, आप कुछ भी बोल सकते हो, कि क्या प्रोसीडिंग रहनी चाहिए अगर कोई पब्लिक सर्वेंट गिल्टी पाया गया है। तो उसके बाद इट मे रिकमेंड टू द कंसर्न गवर्नमेंट और अथॉरिटी फॉर द ग्रांट ऑफ इमीडिएट इंटरिम रिलीफ टू द विक्टिम। अब विक्टिम को कंपनसेशन देना है, ठीक है, लेकिन ये रिकमेंड करेंगे कि भाई जल्दी से जल्दी दो, इमीडिएट इफेक्ट से दो, ये नहीं कि लटका रहे काम। ठीक है, तो ये उस ग्रांट के लिए भी इनको रिकमेंड करेंगे कि इसको प्रोवाइड करवाई जाए बाय द गवर्नमेंट। उसके बाद इट में अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फॉर द कंसर्न नेसेसरी डायरेक्शंस और ऑर्डर्स और रिट्स आप बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम रोल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे पहुँच गए हम रोल में। ठीक है, तो ये क्लियर हो जाता है फंक्शन से कि ये जो कमीशन है वो रिकमेंडरी नेचर है। ठीक है, इसके पास कोई पावर नहीं है पनिश करने की, नो पावर टू पनिश द वायलेटर। ठीक है, और नो पावर टू अवॉर्ड समवन। ठीक है, टू अवॉर्ड द रिलीफ, चाहे वो मॉनेटरी ही रिलीफ क्यों ना हो विक्टिम के लिए। अभी हमने पिछले उसमें बात की थी वर्किंग में कि ये सिर्फ रिकमेंड कर सकता है गवर्नमेंट को कि आप इसे मॉनेटरी या फिर कुछ भी अवॉर्ड मतलब चाहिए, रिलीफ चाहिए, तो वो इसको प्रोवाइड करवाया जाए। इसकी जो रिकमेंडेशन होती है वो नॉन बाइंडिंग होती है, नॉन बाइंडिंग ऑन कंसर्न गवर्नमेंट और अथॉरिटी। कहने का मतलब ये रिकमेंड ही कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट को माननी है तो मानेगी, नहीं मानी तो नहीं मानेगी। ठीक है, इट शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द एक्शन टेकन ऑन द रिकमेंडेशन विद इन 1 month। ठीक है, तो एक्शन अगर ले लिया रिकमेंडेशन के अंदर तो उनको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है 1 month के अंदर अंदर। उसके बाद मेन तो यही है कि ये एक रिकमेंडरी या फिर आप बोल सकते हो एडवाइजरी बॉडी है, और एक तरह से देखा जाए तो ये पावरलेस कमीशन भी बोला जाता है। उसके बाद इट एंजॉय द ग्रेट मटेरियल अथॉरिटी एंड नो गवर्नमेंट कैन इग्नोर द रिकमेंडेशन। और अगर रिकमेंडेशन नहीं भी मानी गई तो बताना होगा कि क्यों नहीं मानेगी। तो कमीशन हैज़ लिमिटेड रोल, यहाँ से आप हम देख सकते हैं लिमिटेड रोल है। ठीक है, और पावर है या फिर ज्यूरिसडिक्शन आप बोल सकते हो। ठीक है, किस केस में लिमिटेड है? जब वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स बाय द मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस की बात आती है। तो यहाँ पे आप एग्जांपल लिख सकते हो, जो हमारी आर्मी है, ठीक है, मान लीजिए कोई दंगे वगैरह हो जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का पार्ट आ जाता है, लेकिन वहाँ पे इनकी ये जो है वहाँ पे ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे दोनों तरफ से लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, तो वहाँ पे ये इसका लिमिटेड रोल हो जाता है, इसकी पावर एंड जुरिसडिक्शन जो है वो लिमिटेड हो जाती है। तो कमीशन में सीक अ रिपोर्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मेक इट्स रिकमेंडेशन, एंड गवर्नमेंट शुड इन्फॉर्म द कमीशन ऑफ एक्शन टेकन ऑन द रिकमेंडेशन विद इन द 3 months। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के उसमें इसको 3 months में अपनी रिपोर्ट सबमिट करानी होती है कि हम ये रिकमेंडेशन मान रहे हैं। जब किसकी बात आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्होंने जब सबमिट करवाना होता है आर्म्ड फोर्सेस के केस की बात, यहाँ पे 3 months के अंदर जो है इनको देनी होती है रिपोर्ट। और वहाँ पे जब हमने सिंपल में बात की थी तो वहाँ पे 1 month था। ठीक है, उसके बाद कमीशन सबमिट इस एनुअल रिपोर्ट, ये सबमिट करवाते हैं किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, प्रेसिडेंट को नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट को करवाते हैं। और अगर स्टेट से रिलेटेड है तो टू द स्टेट गवर्नमेंट जो भी कंसर्न्ड होगी। ठीक है, उसके बाद अगर इसकी रिकमेंडेशन को मान लिया गया तो ठीक है, और नहीं माना गया तो उसके रीजंस बताने पड़ेंगे कि आपने इनकी बातों को, इनकी रिकमेंडेशंस को क्यों नहीं माना। ठीक है, उसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ द कमीशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है जगह जहाँ पे ह्यूमन राइट्स के इश्यूज सामने आते हैं, आई थिंक ये यहाँ पे 36 दिए हुए हैं बुक के अंदर। मैं एक बार क्विक रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, तो आप एक बारी बुक में से देख लीजिएगा। तो पहला आपके पास आ जाता है एवोल्यूशन ऑफ द बॉन्डेड लेबर, सेकंड फंक्शनिंग ऑफ द मेंटल हॉस्पिटल्स एट रांची, आगरा, ग्वालियर, नेक्स्ट फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट प्रोटेक्टिव होम
वुमेन का जो कि आगरा में है, इश्यूज कंसर्निंग राइट टू फूड, नेक्स्ट रिव्यू ऑफ द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 1929, प्रोटोकॉल्स टू कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, preventing employment of children by government servants, amendment of service rules. Next is abolition of child labor, then guidebook for the media on sexual violence against children, trafficking in women and children, manual of for the judiciary for gender sanitization. 11th one is sanitization program on prevention of sex tourism and trafficking. Next is maternal anemia and human rights. 13 is rehabilitation of destitute women in Vrindavan. Next is combating sexual harassment of women at the workplace. 15 is harassment of women passengers in train, abolition of manual scavenging. उसके बाद दलित्स इशू including the atrocities perpetrated on them. 18 is problem faced by denotified and nomadic tribes. Then rights of disabled person, issues related to right to health, rights of person affected by HIV or AIDS. उसके बाद relief work for victims of 1999 Odisha cyclone, monitoring of relief measure undertaken after गुजरात earthquake जो कि 2001 में आया था. उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट्स अथॉरिटी, उसके बाद पॉपुलेशन पॉलिसी डेवलपमेंट इन ह्यूमन राइट्स. नेक्स्ट इज रिव्यू ऑफ स्टैट्यूज इंक्लूडिंग टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज एक्ट एंड ड्राफ्ट प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2000, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन एरियाज ऑफ इंसर्जेंसी एंड टेररिज्म. उसके बाद गाइडलाइंस टू चेक मिस यूज ऑफ पावर ऑफ द अरेस्ट बाय द पुलिस. 29th is setting up of human rights cell in state, city, police headquarters. 30th is step to check custodial deaths, rapes and torture. 31 is accession to the Convention Against Torture. Next is discussion on adoption of a refugee law for the country. Next is systematic reform of police, prison and other centers of detention. Next is review of laws, implementation of treaties and international institutions on human rights. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है promotion of human right literacy and awareness in the educational systems. Next is human right training for the armed forces and police, public authorities and civil society. ये हमने 36 जो है हमने देख लिए परफॉर्मेंस ऑफ द कमीशन में कहाँ कहाँ इश्यूज जहाँ आते हैं वहाँ पे ये चेकआउट कर सकती है. अब हम लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, ह्यूमन राइट अमेंडमेंट एक्ट 2006. तो पार्लियामेंट ने पास किया प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट अमेंडमेंट 2006, जिसके अंदर मेन अमेंडमेंट्स जो की अब हम उसके बारे में बात कर लेते हैं. तो अमेंडमेंट 2006 में हुई, तो पहले 1993 में ये आया था, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. तो रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन फ्रॉम 5 to 3. अभी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जो है ना उसके अंदर पहले 5 मेंबर होते थे, उसको 3 पे ला दिया. ठीक है, 2 मेंबर कम कर दिए. उसके बाद चेंजिंग द एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन. तो एलिजिबिलिटी जो कंडीशंस थी ना SHRC के लिए वो चेंज कर दी गई. ठीक है, उसके बाद स्ट्रेंथनिंग द इन्वेस्टिगेटिव मशीनरी अवेलेबल विद द ह्यूमन राइट कमीशन. तो जो इनकी इन्वेस्टिगेट करने की मशीनरी थी या फिर जो भी ये इनके मेंबर बॉडी होती थी, स्टाफ होता था, उसको जो है और स्ट्रॉन्ग कर दिया ताकि अच्छे से जो भी वायलेशन हो रहा है उसको पकड़ा जा सके. उसके बाद एम्पावरिंग द कमीशन टू रिकमेंड अवार्ड ऑफ कंपनसेशन इवन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी. अगर इंक्वायरी हो रही है उस टाइम पे भी अगर कंपनसेशन देने की बात आती है तो ये ऐसा रिकमेंड करते हैं, कमीशन ऐसा रिकमेंड करता है. उसके बाद एम्पावरिंग द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन टू टेक द विजिट्स टू जेल इवन विदाउट द इंटीमेशन टू द स्टेट गवर्नमेंट. अभी स्टेट गवर्नमेंट को इनको कमीशन को मतलब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को स्टेट गवर्नमेंट को बताने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली जो है सरप्राइज विजिट आप बोल सकते हैं, तो विजिट्स कर सरप्राइज विजिट कर सकते हैं. कहाँ पे? जेल्स के अंदर, ताकि वो चेक कर सकते हैं कि जेल में कोई वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट तो हो रहा है या नहीं हो रहा. तो स्ट्रेंथनिंग, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्ट्रेंथनिंग ऑफ द प्रोसीजर फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंसेस ऑफ विटनेसेस. विटनेसेस के एविडेंस को रिकॉर्ड करने की भी
बात की गई, मतलब अमेंड किया गया 2006 के अंदर। उसका क्लैरिफाइंग दैट चेयरपर्सन ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन एंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव कमीशन। उसके बाद 8 है कि अनेबलिंग द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की इसको अनेबल कर दिया गया कि ये अपने जो केसेस है वो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद अनेबलिंग द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन टू एड्रेस their resignation in writing to the president and chairperson and members of the state human rights commission to the governor of the state concern। ठीक है, तो रेजिग्नेशन कौन किसको दे सकता है उसके बारे में भी इसमें अमेंड किया गया। ठीक है, कि प्रेसिडेंट को चेयरपर्सन जो है वो रिटर्न में दे सकता है रेजिग्नेशन, एंड चेयरपर्सन ऑफ द जो स्टेट वाले होते हैं वो गवर्नर को दे सकते हैं। 10th में ये बताया गया कि क्लैरिफाई किया गया दैट द एब्सेंस ऑफ एनी मेंबर इन द सिलेक्शन कमेटी फॉर द सिलेक्शन ऑफ द चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन विल नॉट स्पॉइल द डिसीजन टेकन बाय सच कमेटीज। अगर मान लीजिए कोई एब्सेंट है, ठीक है, और इन्होंने कुछ डिसीज़न लेना है तो वो डिसीज़न को वो नहीं करेगा, स्पॉइल नहीं करेगा, वो डिसीज़न वैसे ही लेंगे। उसके बाद प्रोवाइडिंग दैट द चेयरपर्सन of the National Human Rights Commission for SCs and STs shall be deemed to be the member of the National Human Rights Commission। तो वो इनके अंदर दोनों ऐड होंगे। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स में से भी और शेड्यूल कास्ट में से भी उनको लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अनेबलिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट टू नोटिफाई द फ्यूचर इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट्स एंड कॉन्वेनेशंस टू विच द एक्ट वुड बी एप्लीकेबल। तो ये सारा हमने देखा जो अमेंडमेंट में बातें की गई। ठीक है, उसके बाद ये जो अमेंडमेंट वाली है ना, ये सारी आपको लर्न करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अभी नेक्स्ट चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो होगा स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। एंड ओके देन, बाय।